वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भाटिया ज्ञान पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऑडिटर एग्जाम का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो इन फ्यूचर भविष्य में आने वाले यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और अकाउंटेंट 2023 में जो नवंबर की जो डेट आ चुकी है, 24 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमने एमसीक्यू डाले हैं। तो देरी ना करती है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और यदि किसी तरह कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले फ्रेंड्स मैं 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट। तो इसलिए मैं डायरेक्ट 51 से ही स्टार्ट करूँगा। फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन है, अंकेशक एक बीमाकर्ता नहीं है तथा उसका कर्तव्य केवल उचित सावधानी व कुशलतापूर्वक कार्य करना है। यह निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए, किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी लिमिटेड में। ऑप्शन बी, एलन क्रेग एंड कंपनी के विवाद में। ऑप्शन सी, लंदन एंड जनरल बैंक के विवाद में। ऑप्शन डी, वेस्टमिंस्टर रोड कंस्ट्रक्शन के विवाद में। फ्रेंड्स, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। यस, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा लंदन एंड जनरल बैंक विवाद में। जो लंदन एंड जनरल बैंक विवाद हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था 1895 में। कब हुआ था? 1895 में। और इसमें जो जजेस थे, उन्होंने ये निर्णय दिया था, जो विद्वान जज थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड जस्टिन लिंडी। जस्टिस लिंडी, इन्होंने ही ये इस विवाद के निर्णय में इस स्टेटमेंट को दिया था कि अंकेशक बीमा करता नहीं और वो किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं देता है। फ्रेंड्स, इसमें एक और ये मुकदमा इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहले वाला इसमें लिखा हुआ है, किंगस्टन कॉटन मिल, किंगस्टन कॉटन मिल के भी कंपनी विवाद में, ये कब हुआ था? ये 1896 में हुआ था। 1896 में हुआ था। और इसके जो जज थे, उनका नाम था जस्टिन लोब्स। क्या नाम था? जस्टिन लोब्स। उन्होंने इस निर्णय को दिया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन को यहीं पर करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर लेके आते हैं 52। इसमें लिखा हुआ है, चालू अंकेशन उपयुक्त है। ये किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बड़ी संस्थाओं के लिए। ऑप्शन बी, मध्यम आकार वाली संस्थाओं के लिए। ऑप्शन सी, एक छोटे आकार वाली संस्थाओं के लिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो चालू अंकेशन है, ये वो अंकेशन होता है जो वर्ष भर चलता रहता है। कैसा अंकेशन? जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, उनमें वर्ष भर चलता रहता है। तो ये बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए ही ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। छोटे बिजनेस करने वालों के लिए ये एक विलासिता होती है, क्योंकि उन पर ये हैंडल नहीं होता है। ये बड़े बड़े व्यवसाय में ही इसको अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं 53। अंकेशन करते समय अंकेशक को पता लगता है कि लाभ बढ़ाने के लिए काल्पनिक बिक्री को सम्मिलित किया गया है, तो क्या उसे ऑप्शन ए, इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन बी, इसकी अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन सी, इसके लिए अपनी रिपोर्ट मर्यादित करनी चाहिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिपोर्ट मर्यादित करनी चाहिए, है ना। मर्यादित रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होती है? ये वो रिपोर्ट होती है जिसमें अंकेशक किसी भी तरह की, जैसे ये यहाँ पे क्या लिखा हो, बिक्री को बढ़ा दिया उन्होंने, किसी तरह के फ्रॉड का, किसी त्रुटि को, उन सभी का क्या करता है, उसमें जिक्र करता है। उसी को बोलते हैं हम मर्यादित रिपोर्ट। और जिसमें जिक्र नहीं करता, उसको बोलते हैं हम अंकेशक की अमर्यादित रिपोर्ट। तो अंकेशक की जो रिपोर्ट होती है, वो कितने प्रकार की होती है?
वो फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। चलिए आगे क्वेश्चन को लेके आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 54। 54 में लिखा हुआ अंकेशन अनिवार्य है। अंकेशन अनिवार्य है, किस किस के लिए अनिवार्य है? अच्छा फ्रेंड्स, किसी ने बोला है कि इसमें सेक्शंस भी बता देते हैं। फ्रेंड्स, जो ऑडिटर रिपोर्ट होती है, ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट होती है, ये किस सेक्शंस में आती है? फ्रेंड्स, इसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन 143 2 होती है। सेक्शन 143 2 होती है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑडिटर होता है ये अपनी रिपोर्ट अंशधारियों को देता है। किसको देता है? ये अंशधारियों को, जिन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं। सिग्नेचर होते हैं सेक्शन 145। ये किससे संबंधित है? ये ऑडिटर के सिग्नेचर से संबंधित होती है। चलिए आगे चलते हैं। 54 अंकेशन अनिवार्य है संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए, धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समितियों के लिए, इन सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, जो अंकेशन होता है ये किसी भी तरह की कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी हो, इनके लिए भी अनिवार्य होता है। जो ट्रस्टेड होता है, रजिस्टर्ड, इनके लिए भी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, इन सभी के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अंकेशन लाभदायक है किसके लिए? ऑप्शन ए, अशुद्धियां छल कपट कम करने में लाभदायक होता है, ख्याति बढ़ाने में सहायक होता है, कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने में होता है, या ये सभी। तो इससे छल कपट भी कम हो जाता है, ख्याति भी बढ़ती है, कर्मचारी की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, व्यापार का जीवन अनंत है किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए, सत्यता का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, ऐतिहासिक लेखे का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो लिखा हुआ है व्यापार का जीवन अनंत है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, सत्यता का सिद्धांत, है ना। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जो व्यापार है, व्यापार अनंत जीवन तक चलेगा, जीवन अनंत तक चलेगा और वो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। एक रूपता का सिद्धांत में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें कहता है कि जो डैप लगाने की, ह्रास लगाने की जिस विधि को, पद्धति को या मेथड को अपना लिया गया हो प्रारंभ में, है ना, उसी विधि को अपनाना चाहिए आगे भी। ऐतिहासिक लेखे का सिद्धांत, ऐतिहासिक लेखे का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी हमने स्थायी संपत्ति को खरीदा है उसको हमें बुकों में लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए। किस मूल्य पर? लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए, ऐतिहासिक लेखे का सिद्धांत कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इसमें लिखा लेखाकर्म आरंभ होता है, लेखाकर्म आरंभ होता है जहां ऑप्शन ए, पुस्तक पालन समाप्त होता है, सी, अनुसंधान समाप्त होता है, अंकेशन समाप्त होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखाकर्म, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी कब स्टार्ट होती है? जहां पुस्तक पालन समाप्त होता है। तो लेखाकर्म स्टार्ट होता है आफ्टर एंड ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग जिसे हम कहते हैं पुस्तक पालन, पुस्तक पालन के समाप्त होने पर, पुस्तक पालन की समाप्ति पर लेखाकर्म प्रारंभ होता है। लेखाकर्म की समाप्ति पर पुस्तक पालन प्रारंभ होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अंकेशन, जब लेखाकर्म समाप्त होता है
क्या? जब लेखा कर्म समाप्त होता है, लेखा कर्म की समाप्ति, लेखा कर्म की समाप्ति पर अंकेशन प्रारंभ होता है। लेखा कर्म की समाप्ति पर अंकेशन प्रारंभ होता है। अंकेशन की समाप्ति पर अनुसंधान प्रारंभ होता है। अनुसंधान प्रारंभ होता है कब? जब अंकेशन समाप्त हो जाता है। अंकेशन की समाप्ति पर। और फ्रेंड्स, जो अंकेशन होता है ये कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी जिसे हम लेखाकर्म कहते हैं, लेखाकर्म प्रारंभ होता है पुस्तपालन की समाप्ति पर। पुस्तपालन की समाप्ति पर लेखाकर्म स्टार्ट, लेखाकर्म की समाप्ति पर अंकेशन स्टार्ट और अंकेशन की समाप्ति पर अनुसंधान स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एकांकी व साझेदारी व्यवसाय के लिए अंकेशन की नियुक्ति के लिए क्या नियम है? ऑप्शन ए, न्यायालय द्वारा नियुक्ति की जाती है, प्रबंधकों द्वारा, कोई वैधानिक नियम ही नहीं है, अंशधारियों के द्वारा। फ्रेंड्स, एकाकी और साझेदारी व्यवसाय के लिए अंकेशन कराना, क्या कराना? अंकेशन कराना एक ऐच्छिक होता है। कैसा होता है? ऐच्छिक होता है। जब ये ऐच्छिक होता है तो इनके लिए कोई भी कानून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। 59 में लिखा हुआ है, प्रथम अंकेशन के उपरांत किए जाने वाले अंकेशन को क्या कहते हैं? फ्रेंड, जो पहला अंकेशन होता है उसके बाद जो अंकेशन किया जाता है उसके कहते हैं पूर्व अंकेशन, चालू अंकेशन, बाद का अंकेशन या द्वितीय अंकेशन। तो इसमें क्या होता है? उसके उपरांत, उपरांत मतलब होता है बाद में जो किया जा रहा है, तो उसे हम बाद का अंकेशन कहते हैं। कैसा अंकेशन कहते हैं? बाद का अंकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। वार्षिक अंकेशन की हानि है। ऑप्शन ए, यंत्रार्थ रूप में कार्य, कार्य का समय पर समाप्त होना, खतौनी में भूल, कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, यंत्रावत रूप से कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 लेके आते हैं। औचित्य अंकेशन का तात्पर्य, ऑप्शन ए, खातों के सत्यापन से है, एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के खातों की जांच से है, कार्यों की आवश्यकता तथा औचित्य की जांच से है, डी, सरकारी कंपनियों के अंकेशन से है। तो औचित्य अंकेशन का तात्पर्य होता है फ्रेंड्स कार्यों की आवश्यकता तथा औचित्य की जांच से। इसमें लिखा भी है औचित्य अंकेशन, तो औचित्य की जांच से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। चिट्ठा अंकेशन से आज से रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। ऑप्शन ए, चिट्ठों की संपत्तियों का सत्यापन, चिट्ठे के दायित्वों का सत्यापन, या चिट्ठे की संपत्ति एवं दायित्वों का, प्रमाणपत्रों का, प्रपत्रों का एवं पुस्तकों के आधार पर सत्यापन, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था चिट्ठा अंकेशन में एसिड्स और लाइबिलिटीज दोनों इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? संपत्ति, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दायित्व। तो चिट्ठा अंकेशन में संपत्ति एवं दायित्व का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। उत्पादन संस्थाएं व्यापार खाते को कितने भागों में बांटती है? ए, 2 भागों में, बी, 3 भागों में, सी, 4 भागों में, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 2 भागों में। जो संस्थाएं मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो वे अपने यहाँ पर 2 तरह के व्यापार खाते बनाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने वाली संस्थाएं तो 2 बनाती है। पहला बनाती है वो निर्माण खाता। कौन सा खाता? निर्माण खाता, जिसे मैन्युफैक्चर अकाउंट बोलते हैं। और दूसरा वो अपने यहाँ पर बनाती है व्यापार खाता, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यापार खाते को वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। कंपनी की लेखा पुस्तकों को कम से कम कितनी अवधि के लिए सुरक्षित रखना चाहिए? ऑप्शन ए, 3 वर्ष, ऑप्शन बी, 5 वर्ष, ऑप्शन सी, 7 वर्ष, ऑप्शन डी, 8 वर्ष। फ्रेंड्स, इसके लिए आंसर होगा हमारा डी सही, 8 वर्ष तक।
कंपनी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उनको कम से कम 8 वर्ष तक सेफ रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 65, व्यवसाय में आने वाले माल का लेखा करना चाहिए। ऑप्शन ए क्रय वापसी पुस्तक में, बी माल आवक पुस्तक में, सी रोजनामचे में, डी क्रय पुस्तक में। तो फ्रेंड्स, क्रय पुस्तक में तो किए जाते हैं जितने भी हम परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज। रोजनामाचा जर्नल में सभी तरह का रिकॉर्ड किया जाता है, और इसमें परचेज रिटर्न का किया जाता है। तो ये कह रहा माल आने वाला, इसका मतलब ये शायद सेल्स रिटर्न की बात है, क्योंकि हम किसी को सेल्स करेंगे तो ये क्या होगा, वापसी होगा। तो इसका लेखा किया जाता है रिटर्न इनवर्ड में। इसको माल आवक का मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड बुक। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, संस्था से बाहर भेजे जाने वाले माल का लेखा किया जाता है। बाहर भेजे जाने, विक्रय वापसी पुस्तक, नो, विक्रय वापसी हो तो वो होगा जो वापसी आया, रिटर्न इनवर्ड होता है। बी माल प्रेषण पुस्तक में, सी विक्रय पुस्तक में, इनमें से कोई नहीं। तो संस्था के बाहर माल को भेजा जा रहा है, सेल नहीं लिखा हुआ है। अगर सेल लिखा होता तो हम सेल्स बुक बोल सकते थे, लेकिन माल को भेजा जा रहा है, और भेजने को ही हम बोलते हैं प्रेषण करना। क्या करना, प्रेषण करना। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट बी होगा, माल प्रेषण पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, नियोक्ता के लिपिकों द्वारा की गई त्रुटि के लिए अंकेशन कर्तव्य भंग के लिए उत्तरदायी ऑप्शन ए है, बी नहीं है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो नियोक्ता के लिपिकों के द्वारा जो भी एरर की जाती है उसका ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अंतिम खाते के पूर्ण होने पर किया गया अंकेशन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अंतरिम या मध्यम अंकेशन, ऑप्शन बी चालू अंकेशन, ऑप्शन सी सामयिक अंकेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अंतिम खातों के पूरा होने पर जो अंकेशन किया जाता है उसको हम सामयिक अंकेशन बोलते हैं। अंतरिम अंकेशन ये मध्यम में किया जाता है, वर्ष के मध्यम में किया जाता है। चालू अंकेशन पूरे वर्ष भर चलता रहता है, इसलिए बोलते हैं इसको चालू अंकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो समाप्ति पर जो किया जाता है उसी को बोलते हैं हम सामयिक अंकेशन। क्वेश्चन नंबर 69, 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें लिखा वित्तीय अंकेशन में कार्य का निष्पादन किया जाता है। जो वित्तीय अंकेशन होता है इसमें कार्य का निष्पादन कौन कराता है। ऑप्शन ए सीए के द्वारा, ऑप्शन बी कंपनी प्रबंधक के द्वारा, ऑप्शन सी कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, ऑप्शन डी अंशधारियों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारी ऑडिटिंग होती है जिसको हम फाइनेंशियल ऑडिटिंग बोलते हैं, ये सभी सीए के द्वारा की जाती है। वित्तीय अंकेशन करने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है उसके पास सीए की योग्यता होना जरूरी होता है, तो इसको सीए ही करता है। क्वेश्चन नंबर 70, वित्तीय अंकेशन कराया जाता है। ऑप्शन ए तिमाही, ऑप्शन बी छमाही, ऑप्शन सी वार्षिक एंड ऑप्शन डी प्रतिमाह। तो फ्रेंड्स, जो ऑडिटिंग होती है काफी खर्चीली पद्धति होती है, तो इसको तिमाही या प्रतिमाह कराना काफी खर्चीला होता है, तो इसलिए इसको केवल वार्षिक बेसिस पर ही कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, चालू अंकेशन का दोष है व्यवसायशील पद्धति, अशुद्धि की शीघ्र पकड़, विस्तृत एवं गहन जांच, उचित परामर्श संभव। तो फ्रेंड्स, जो चालू अंकेशन होता है ये पूरे वर्ष भर चलता रहता है, वर्ष भर चलता रहता है, वर्ष भर चलता है, और ये स्टाफ के द्वारा किया जाता है ना। इसमें क्या होता है, गहन जांच की जाती है, और जो अशुद्धि होती है इनको पकड़ने में आसानी हो जाती है, परामर्श की भी संभव होता है। लेकिन ये बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा ही अपनाया जाता है, तो छोटी संस्थाओं के लिए काफी खर्चशील या खर्चीली पद्धति होती है, तो यही इसका दोष है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74,
74 क्वेश्चन लेकर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें लिखा चालू अंकेशन का लाभ नहीं है। चालू अंकेशन का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए विस्तृत एवं गहन जांच। ऑप्शन बी कार्य यंत्रित होना। ऑप्शन बी कर्मचारियों पर नैतिक नियंत्रण। ऑप्शन डी अंतिम खातों का निर्माण संभव। फ्रेंड्स इसके ऑप्शन चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर बी होना चाहिए था और ये सी। तो चालू अंकेशन का लाभ नहीं है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया है। कार्य का यंत्रावत होना, कैसा फ्रेंड्स? कार्य का यंत्रावत होना चालू अंकेशन का लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, किन संस्थाओं में चालू अंकेशन कराना आवश्यक है? ऑप्शन ए बैंकिंग संस्थाएं। ऑप्शन बी गैस एवं बिजली कंपनी संस्थाएं। ऑप्शन सी रेलवे संस्थाएं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, जैसे गैस, बिजली जिनको हम लाइट बोलते हैं, पावर, कोल, सीमेंट एंड अदर कंस्ट्रक्टिव कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, इनके लिए चालू अंकेशन कराना अनिवार्य होता है। उसके बाद जितनी भी सेवाएं कंपनी होती हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, बीमा कंपनी, इनके लिए भी कराना ये अनिवार्य होता है। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? डी, इन सभी के लिए ये अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, चिट्टे की प्रत्येक मद की विस्तृत जांच किस प्रकार के अंकेशन के अंतर्गत की जाती है? चिट्टे के प्रत्येक मद की, तो चिट्टा अंकेशन में की जाएगी। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले हमने बताया था आपको कि चिट्टे की जो प्रत्येक मद होती है, प्रत्येक मद में एसिड्स और लाइबिलिटीज दोनों को इंक्लूड किया जाता है, इसमें सभी की जांच की जाती है, तो वो होता है हमारा चिट्टा अंकेशन। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ये आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। जब लेखक पुस्तकों की जांच उसी संस्था में किसी योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तो ऐसी जांच को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंतरिक अंकेशन। ऑप्शन बी बाह्य अंकेशन। ऑप्शन सी चिट्ठा अंकेशन। ऑप्शन डी सामाजिक अंकेशन। फ्रेंड्स क्या कह रहा है? जब लेखा पुस्तकों की जांच उसी संस्था के किसी योग्य निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तो ऐसी जांच को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंतरिक अंकेशन, बाह्य अंकेशन, चिट्ठा अंकेशन या सामाजिक अंकेशन। तो किसके द्वारा? उसी संस्था के। तो फ्रेंड्स उसी संस्था के होगा तो क्या होगा? आंतरिक अंकेशन। कैसा होगा फ्रेंड्स? आंतरिक अंकेशन। ये हमारी इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना न भूलें। और फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम जितने भी आगे वाले सेट इसमें डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।